अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आदित्य सूर्यान ने लैग्रैन्जन पॉइंट 11 की ओर दहाड़ते हुए सूरज के नज़दीक 15 लाख किलोमीटर में से 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुका है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 पॉइंट की ओर सूरज के नज़दीक 10 लाख किलोमीटर आगे बढ़ता दिखा। इस दिन का करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रही है। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्यान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, आपको पता है, आदित्य L1 तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी राह भी भटक गया था। इसरो ने बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ का अपडेट दिया था। हम लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या वह अंतरिक्ष की गहराइयों में आदित्य L1 खो गया है? आदित्य L1 क्या फिर एक बार राह पकड़ ली है? क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है? दोस्तों, ऐसे ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसके सतह का तापमान लगभग 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद वन के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 2022 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र आदित्य L1 पर टिका हुआ था, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है। जिसके बाद हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य L1 ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हाँ, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गया था। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है, और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए जब 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों पास आदित्य L1 की एक कैरेक्टर ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसके तय किए गए एंगल पर मुद्दा कर अपनी रफ्तार देखते ही देखते अपनी राह पर वापस आ गया। जी हाँ, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने प्रोजेक्ट रिकॉल एक्शन मैन्युअल यानी TCM को परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य L1 के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था
उन्होंने आगे बताया कि ट्रांसलेट पॉइंट इन सन क्षण प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्ट रीकुकिंग कर उसे करेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि प्रोजेक्ट रीकलेक्शन मैनुअल से सॉल्यूशन होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफ़र में सही तरह से आगे बढ़ेगा और पॉइंट 1 के पास वाली हेलो ऑर्बिट में सही से एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है। अब से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेटोमीटर को फिर से वो कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसरो ने सूर्ययान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए उसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सही कदम उठाकर इसके मुसीबत से छुटकारा पा लिया है और अब यह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 इस डिस्टेंस का लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद पॉइंट 1 पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑर्बिट में या बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य का स्टडी करेगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, इतनी दूर से ही करना था तो फिर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में भी घूमकर तो सूर्य की ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, तो फिर इतना दूर क्यों जाना? तो बता दें कि L1 एक ऐसी जगह है जहां पर आदित्य L1 को किसी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वह 24 घंटे 365 दिन लगातार सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर सकता है। वहीं इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ना सूर्य और ना पृथ्वी आदित्य L1 पर ग्रेविटी यानी खिंचाव लगा पाएंगे, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के पहले तो आदित्य L1 ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट की ओर अब पृथ्वी के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलकर पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर बढ़ चुका है, जिसे कोरोस फेस कहते हैं। इस कोरोस फेस के खत्म होने के बाद यह पॉइंट 1 के पास एक बड़ा चक्कर लगाएगा और मौका मिलते ही L1 पॉइंट की ऑन ऑर्बिट में घुस जाएगा, जहां से इसका रिसर्च बोन शुरू होगा। अब क्योंकि इसरो अपने स्पेसक्राफ्ट तो डायरेक्ट भेजने की बजाय गोल गोल घुमा करके उनके फ्यूल को बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूरी स्पेस एजेंसी के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर का सफर करना पड़ा था और अब आदित्य L1 को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 80 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जिसमें ये 109 दिन लेने वाला है। यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में यह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे वह सब तो ठीक है, लेकिन आदित्य L1 पॉइंट पर जाकर करेगा क्या? यह सूरज से आने वाले एडिसन तूफान और कोरोनल इंजेक्शन, मास और टेम्परेचर की स्टडी करेगा। इसके लिए इस पर 7 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं जो आदित्य L1 पर लगे सोलर पैनल चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे पड़े एंटीना के जरिए रिसर्च डेटा इसरो कमांड तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा सूर्य समय समय पर मीटर को बाहर अंतरिक्ष पर फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फीड भी होती हैं, जो इतनी खतरनाक होती हैं कि यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाए तो पृथ्वी के वातावरण और ऊपरी भाग में रेडिएशन फैला दे। ऐसे में आदित्य L1 कोशिश करेगा कि कोरोनल मास इंजेक्शन कब और कितनी तीव्रता से होता है। वही सूरज से आने वाले शौर्य तूफान भी हमारी पृथ्वी के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती हैं, लेकिन अगर हम स्पेसक्राफ्ट पर बैठकर अंतरिक्ष पर जाना है तो सौर तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य L1 इन तूफानों पर भी नजर रखेगा और इसके अलावा सूर्य की ओम सर्वेक्षण करेगा। यानी कुल मिलाकर सूर्ययान आदित्य L1 सूरज की उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो आज तक अनसुलझे हैं और अपने काम के लिए मिलने वाली उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। 5 साल के मिशन के दौरान अपने अंतरिक्षयान L1 से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 अंतरिक्ष का वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। L1 के पास कक्षा में रखे सूर्य को बिना किसी सैटेलाइट से छाया के लगातार देखा जा सकेगा। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 और चंद्रयान 3 की सफलता को देख जल्द ही मानव मिशन गगनयान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसरो 30 अक्टूबर
2023 को गगनयान टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो इस टेस्ट के जरिए क्रू एश सिस्टम को भी जांचेगा। यह गगनयान मिशन का बेहद अहम हिस्सा है। इसकी मदद आप सभी को आदित्य L1 की शुभकामनाएं इस कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।